लोकसभा स्पीकर को लेकर आम सहमति बनाए जाने की तमाम कोशिशों पर आज पानी फिर गया। ऐसे में 72 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने लोकसभा स्पीकर पद को लेकर अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर से ओम बिरला का नाम फाइनल हुआ। ओम बिरला पिछले सत्र में भी लोकसभा अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल चुके हैं और इस बार भी उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया। तो वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश का नाम सामने आया। के सुरेश ने भी स्पीकर के लिए अपना नामांकन कर दिया। अब कल सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि अगला लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। और दोनों उम्मीदवारों के नामांकन भरने के साथ ही स्पीकर का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया। हालांकि इससे पहले ऐसी खबरें थी कि स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है और विपक्ष ने ओम बिरला के नाम पर हामी भी भर दी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। एनडीए ने जहां ओम बिरला पर भरोसा जताया तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 2019 से 24 तक स्पीकर रह चुके हैं और अगर वो इस बार भी स्पीकर बनते हैं तो वो बीजेपी के पहले ऐसे सांसद होंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे। ओम बिरला 2003 से 2014 तक कोटा दक्षिण से विधायक रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पहली बार सांसद बने। 2019 में भी उन्होंने जीत का परचम लहराया और सांसद बने। 2019 में ओम बिरला पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बने। 2024 में वो फिर से कोटा के सांसद चुने गए, जबकि कोडिकुनिल सुरेश इस बार 8वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। के सुरेश केरल के मवेलीकारा सीट से सांसद हैं और इस बार वो 8वीं बार सांसद बने हैं। मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2018 में केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से अब करीब 72 साल बाद स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं बनने के बाद इस पर सियासत भी अब गर्मा गई है। जहां केंद्र सरकार ने इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है तो वहीं विपक्ष ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। हालांकि इससे पहले एनडीए की तरफ से स्पीकर को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई। दावा किया गया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं से बातचीत भी की, लेकिन सियासी हट के सामने सभी कोशिशों पर पानी फिर गया। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि वो स्पीकर पर समर्थन तभी देंगे जब विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल के सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। उन्होंने भी साफ कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद तो विपक्ष को ही मिलना चाहिए। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ गया, जिसके बाद स्पीकर के लिए चुनाव कराने की नौबत आ गई। हमारी राय पार्टी की है, वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाए। स्पीकर पद के लिए चुनाव तय होने के बाद सरकार और विपक्ष में घमासान भी तेज हो गया। सरकार ने स्पीकर का चुनाव परंपरा के खिलाफ बताया और इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें राहुल ने राजनाथ सिंह पर मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन नहीं करने का आरोप लगाया था। खड़गे जी अपना एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने की अपील की। मैं अभी भी उन लोगों से निवेदन करता हूं, विपक्ष के सभी नेताओं से मैं निवेदन करता हूं, कृपया पुनः सोचिए। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान लोकसभा में आज हंगामा हो गया। शपथ लेने के बाद ओवैसी ने ऐसे नारे लगाए जिसे लेकर कई सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल ओवैसी ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया, जय भीम, जय तेलंगाना, और फिर जय फिलिस्तीन कहने के साथ उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर। ओवैसी के नारों पर बीजेपी के कई सांसदों ने आपत्ति जाहिर की और अपना विरोध दर्ज करवाया। जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है।
बीजेपी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। वहीं विवाद बढ़ने पर ओवैसी बोले कि जो कहा सबके सामने कहा है। नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। लेकिन ओवैसी के बयान पर विवाद बढ़ता चला गया। The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rule. वहीं इस मामले पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि अगर ओवैसी ने कोई आपत्तिजनक बात कही है तो उसे कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। संसद सत्र के दूसरे दिन भी कई नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर पोडियम पर पहुंचे और संविधान की कॉपी दिखाते हुए ही शपथ ली। इस दौरान उन्होंने संविधान की कॉपी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाई। शपथ लेने के बाद उन्होंने जय हिंद, जय संविधान के नारे के साथ शपथ ग्रहण का समापन किया। राहुल गांधी ने जैसे ही शपथ ग्रहण समाप्त किया, विपक्ष के नेताओं ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। बहुत खुशी हुई देख के जी, और राहुल जी भी, किशोरी जी भी, इमरान भी, काफी अच्छा लगा कि सब अपना शपथ ले। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आज जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने को देश के इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा बताया। उन्होंने लिखा कि आपातकाल की घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया था और भारत के संविधान को कुचल दिया था। दरअसल 25 जून 1975 नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दावा किया गया कि परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने में भारी लापरवाही बरती गई और इसी वजह से परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जिसका आरोप कुरियर कंपनी पर लगा। सूत्रों के मुताबिक 3 मई को नीट परीक्षा के पेपर रांची से हजारीबाग कुरियर कंपनी की गाड़ी में लाए गए। उसी दिन कुरियर कंपनी के दफ्तर से ये पेपर ई रिक्शा के जरिए बैंक भेजे गए। दावा है कि पेपर के 9 बॉक्सों को भाड़े के ई रिक्शा से बैंक भेजा गया और जानकारी के मुताबिक बैंक भेजने के दौरान ही पेपर लीक किए गए, जिसके बाद कुरियर कंपनी पर सवाल खड़े हो गए। नियमों के मुताबिक किसी भी परीक्षा का पेपर कड़ी सुरक्षा के बीच बंद गाड़ी में सेंटर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन नीट के पेपर में भारी लापरवाही हुई। सूत्रों के मुताबिक इससे पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने रास्ते में ही पेपर निकाल लिया और उसे लीक कर दिया। और यही वजह रही कि झारखंड के हजारीबाग में भी नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच की गई। पटना से हजारीबाग पहुंची आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कुरियर कंपनी के दफ्तर में छानबीन की और सबूत जुटाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक ईओयू की टीम कुरियर कंपनी के दफ्तर से कई तस्वीरें और रिकॉर्डिंग भी अपने साथ ले गई ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही ईओयू की टीम ने कुरियर कंपनी के कई कर्मचारियों से भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान रांची से भी कुरियर कंपनी के कर्मचारी यहां पहुंचे हुए थे। इस बीच हजारीबाग के एक स्कूल पर नीट पेपर को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपों को झूठा बताते हुए सारा दोष कुरियर कंपनी और पेपर पहुंचाने वालों पर मढ़ दिया। ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही की, ऐसी लापरवाही हमने कभी जिंदगी में सुनी नहीं थी कि भाई क्वेश्चन पैकेट्स को इस तरह कहीं भी ई रिक्शा में ले जाया जा रहा है। जैसे जैसे नीट पेपर लीक कांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं और यही वजह है कि सीबीआई ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। इस बीच नीट परीक्षा में हुई धांधली मामले में सीबीआई भी एक्शन मोड में नजर आई। इससे पहले बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच तेज कर दी। सीबीआई ने पटना के एसएसपी को तलब किया। वहीं अब तक की जांच में जो जानकारियां सामने आई उसके मुताबिक संगठित तरीके से पेपर लीक कांड को अंजाम दिया गया। करीब 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ था। जिन छात्रों ने पैसा दिया था उन्हें एक रात पहले ही पेपर मुहैया करवा दिया गया था और यही वजह रही कि पूरे भारत में पेपर लीक नहीं हुआ। हालांकि परीक्षार्थियों को लिमिटेड एक्सेस ही दिए गए थे, यानी कम पैसे देने वालों को पेपर का थोड़ा हिस्सा ही मिला था।
सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान के नीट परीक्षा धांधली से जुड़े मामलों को पहले ही टेक ओवर कर लिया था और अब सीबीआई इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई। वहीं नीट पेपर लीक कांड में महाराष्ट्र पुलिस ने भी बड़ा एक्शन किया है। लातूर पुलिस ने इस मामले में 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया जो नीट परीक्षा में बच्चों के नंबर बढ़ाने का दावा करते थे, जिसके लिए दोनों आरोपी बच्चों से बकायदा पैसे भी लेते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आरोपी जलील पठान के निर्देश पर काम करते थे। बताया गया कि दोनों आरोपी नीट परीक्षा में नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों से एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए लेते थे, जबकि काम पूरा होने के बाद उनसे 5 लाख और लेते थे। खबर है कि पुलिस इस मामले में कुछ छात्रों के अभिभावकों को समन भेज सकती है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। साथ ही बताया गया कि पुलिस ने हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। पुलिस को शक है कि दोनों आरोपी नीट ही नहीं बल्कि दूसरी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी में भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई। दावा किया गया कि पेपर लीक गिरोह का सरगना संजीव मुखिया उर्फ लूटन ही है। आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक संजीव मुखिया का भांजा राकेश रंजन रांची में रहता है और नीट यूजी पेपर लीक मामले में उसकी अहम भूमिका रही। रॉकी का रांची में एक रेस्टोरेंट है जिसमें संजीव मुखिया का भी पैसा लगा है। जानकारी के मुताबिक रॉकी ने ही हजारीबाग से पेपर लीक कराने का प्लान बनाया था और इस प्लान में संजीव मुखिया और सिकंदर भी शामिल थे। दावा है कि रॉकी ने प्लानिंग के तहत बैंक से सेंटर जाते समय पेपर निकाला। पेपर लीक कराने के बाद रॉकी ने पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स से उसका जवाब तैयार कराया और फिर 5 मई को पटना में चिंटू नाम के एक शख्स के मोबाइल पर भेज दिया। साथ ही रॉकी ने पटना, रांची, बोकारो, जमशेदपुर और यूपी के माफियाओं को भी ये प्रश्न पत्र भेजा था। जानकारी सामने आने के बाद ईओयू की टीम रॉकी की तलाश में जगह जगह छापेमारी में जुट गई। Zee News.